समझिए क्यों रद्द हुई एईडीओ की परीक्षा। दूसरी खबर हम आपको समझाएंगे। अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन को समझिए, क्योंकि बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। तीसरी खबर आपको बताएंगे, नीतीश कुमार के नए घर के ठिकाने को जानिए, क्योंकि अब नीतीश कुमार का पता बदल गया है। चौथी खबर आपको बताएंगे, ठगों की बढ़ती हिम्मत को समझिए, क्योंकि साइबर ठगी के लोग शिकार हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं, न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीपीएससी का सबसे बड़ा फैसला, गड़बड़ी को देखते हुए एईडीओ की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक परीक्षा आयोजित हुई थी। कुल 9 पालियों में परीक्षाएं ली गई थी। सभी परीक्षा रद्द कर दी गई है। मुंगेर, वैशाली और नालंदा जिले में गड़बड़ी सामने आई थी, जिसमें प्रश्न पत्र लीक करने और सिस्टम में सेंधमारी का प्रयास किया गया था। ईओयू पूरे मामले की जांच कर रही है और आपको बता दें कि 32 अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई हुई थी। और अब इस पूरे मामले में बीपीएससी ने सबसे बड़ा फैसला लिया है, जिसमें परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो परीक्षा में धांधली और सिस्टम से सेंधमारी की खबर सामने आई थी। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर हुआ कि परीक्षा रद्द कर दी गई। लेकिन अब हम आपको बताते हैं, आप समझिए क्यों रद्द हुई है एईडीओ की परीक्षा। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने एक और परीक्षा रद्द कर दी है। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी एईडीओ की परीक्षा रद्द हुई है। दरअसल परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद परीक्षा रद्द की गई। न्यूज़ 18 ने परीक्षा में कई जगहों पर धांधली की खबर दिखाई थी। न्यूज़ 18 की खबर पर बीपीएससी ने बड़ा फैसला लिया और आपको बता दें कि 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक जो आयोजित की गई थी परीक्षा, जिसे कुल 9 पालियों में लिया गया था, उसे रद्द किया गया है। मुंगेर, वैशाली, नालंदा में गड़बड़ी सामने आई थी। ईओयू भी धांधली की जांच कर रही है और आगे भी इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं, सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। मोतिहारी में 150 से ज्यादा फरार अपराधियों के घरों पर पुलिस का महाकुर्की अभियान है। तो बेतिया सहित कई जिलों में एक साथ छापेमारी हुई। दरवाजे, खिड़कियां सब उखाड़ी जा रही हैं, सामान जब्त हो रहा है और कानून का हथौड़ा अब सीधा अपराधियों के घर पर गिर रहा है। ये रिपोर्ट देखें, फिर खबर तो समझिए। जुर्म की दुनिया का होगा द एंड। बिहार पुलिस ने बदला अपना ट्रेंड। न सिफारिश न कोई रसूख, अपराधी के घर कानून की दस्तक। घर होगा नीलाम या होगा एनकाउंटर, सम्राट सरकार का जीरो टॉलरेंस हंटर। बिहार में अपराध की सल्तनत को ढहाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सरकार का संदेश साफ है, अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो, नहीं तो सलाखों के पीछे जाओगे या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहो। सुशासन का इकबाल अब अपराधियों के घरों की चौखट पर ढोल बजाकर मौत का नहीं बल्कि कानून का फरमान सुना रहा है। मोतिहारी से लेकर बेतिया और बाढ़ तक पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कानून की गिरफ्त से भाग रहे कुख्यातों के घरों की ईंट से ईंट बजाई जा रही है। आलीशान मकानों से सामान बाहर फेंके जा रहे हैं और खिड़की दरवाजे उखाड़े जा रहे हैं। सम्राट सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने साफ कर दिया है कि अपराध की कमाई से खड़े किए गए आशियाने को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अपराधियों में खौफ ऐसा कि कल तक जो शेर बनते थे आज गलियों में छिपते फिर रहे हैं। जो कुख्यात सोनू मोनू गिरोह है, उनसे ताल्लुकात रखने वाले जो 2 अभियुक्त हैं, जिनका नाम बबलू सिंह और दिलीप सिंह है, उन दोनों ग्राम दाहौर के रहने वाले हैं।
उनके विरुद्ध एक हत्या का प्रयास का मामला था, जो कि आर्म्स एक्ट और बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज अधिनियम के भी सुसंगत धाराओं में एक केस दर्ज किया गया था, जिसमें ये लोग विगत कई दिनों से फरार चल रहे थे। सभी प्रयासों के उपरांत हम लोगों ने इन लोगों के विरुद्ध जो है कुर्की जब्ती का जो आदेश है वो माननीय न्यायालय से प्राप्त किया और आज मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में इस चीज को हम लोगों द्वारा किया गया है। लेकिन कार्रवाई सिर्फ कुर्की तक सीमित नहीं है। भागलपुर और सिवान की धरती पर कानून का रौद्र रूप देखने को मिला। जब अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देने की कोशिश की तो जवाब गोलियों से मिला। एनकाउंटर की इन खबरों ने साफ कर दिया है कि बिहार पुलिस अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मोड में है। सिवान और भागलपुर में हुई मुठभेड़ उन अपराधियों के लिए आखिरी चेतावनी है जो वर्दी पर, कानून पर, प्रशासन पर हाथ उठाने का दुस्साहस करते हैं। डबल इंजन की सरकार का संकल्प अडिग है। अपराधियों की अब खैर नहीं, चाहे वो जमीन माफिया हो या रंगदारी वसूलने वाला गुंडा, सबका हिसाब बराबर किया जा रहा है। कुर्की से लेकर एनकाउंटर तक ये सफर बताता है कि बिहार में अब अपराध और उसके अवशेषों के लिए कोई जगह नहीं बची है। ताबड़तोड़ एक्शन बिहार में सम्राट मॉडल। 28 अप्रैल भागलपुर में कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या। 29 अप्रैल 24 घंटे में आरोपी रामधनी यादव का एनकाउंटर। 29 अप्रैल सिवान में हर्ष और चंदन सिंह को मारी गोली। 12 घंटे में आरोपी छोटू कुमार यादव का हाफ एनकाउंटर। चेतावनी साफ है, न सिफारिश चलेगी न रसूख, अब सिर्फ कानून का चाबुक चलेगा। मोतिहारी और बेतिया से शुरू हुआ ये प्रहार पूरे बिहार के अपराधियों के लिए चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में अपराधियों के खिलाफ अब एक्शन लगातार जारी है और सम्राट चौधरी का साफ संदेश भी है। सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों के खिलाफ किस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन लेने को कहा है, ये हम आपको अब समझाते हैं। देखिए, सम्राट संदेश के बाद अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन समझिए, सम्राट सरकार के सख्त एक्शन को समझिए। अपराधियों के खिलाफ सम्राट सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ा रही है। कानून की गिरफ्त से भाग रहे अपराधियों पर लगातार सख्ती बरती जा रही है। कुख्यात अपराधियों के घरों की ईंट से ईंट बजाई जा रही है। आलीशान मकानों से सामान बाहर फेंके जा रहे हैं। घरों की खिड़की दरवाजे उखाड़े जा रहे हैं और अपराध की कमाई से खड़े किए गए आशियाने मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। सम्राट सरकार में कितने एनकाउंटर हुए हैं, अब आपको ये बताते हैं। तो एसटीएफ और पुलिस दोनों के एनकाउंटर को अगर जोड़कर देखा जाए तो 5 से 6 एनकाउंटर हुए हैं। खाकी का एनकाउंटर वाला संदेश भी अब आपको समझाते हैं। तो अपराधियों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। अब साफ संदेश है अपराधियों को कि अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा। अपराध करोगे तो सीधे ऊपर जाओगे। संदेश साफ है, अपराधी क्राइम छोड़े या बिहार छोड़े। इसके साथ ही सख्त चेतावनी है, जनता की सुरक्षा सम्राट सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सार्वजनिक मंच से चेतावनी अपराधियों को भी दे दी है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। नीतीश कुमार ने बुद्ध पूर्णिमा के दिन मुख्यमंत्री आवास एक अणेमार खाली कर दिया। 7 सर्कुलर रोड स्थित अपने पसंदीदा बंगले में पूर्व मुख्यमंत्री के सभी निजी और कार्यालय से जुड़े सामान शिफ्ट हो गए। 20 साल में ये दूसरी बार है जब उन्होंने सीएम आवास छोड़ा है। सूत्र बताते हैं नीतीश कुमार कल नए बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पता अब बदल गया है। करीब 20 साल बाद नीतीश कुमार एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास को छोड़ अपने नए सरकारी आवास 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट होने वाले हैं। सूत्रों की माने तो नीतीश शनिवार को इस नए पते पर पूरी तरह शिफ्ट हो जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो रहे हैं और ये देखिए विशेष तस्वीरें एक्सक्लूसिवली जो है वो न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। ये नीतीश कुमार आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है
वो अपने आवास में वो शिफ्ट हो रहे हैं। और ये आपको ज़रा देखिए कि तस्वीरों में नीतीश कुमार जो है वो यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं 7 सर्कुलर रोड। और यहाँ पे आपको बता कि जैसे ही वो यहाँ पहुँचे तमाम मीडिया कर्मियों को देखकर वो उन्होंने हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। नीतीश कुमार के नए 7 सर्कुलर रोड आवास में शिफ्टिंग की प्रक्रिया शनिवार सुबह 10 बजे के बाद शुरू हुई। उनके निजी सामान और कार्यालय से जुड़े सारे सामान भी एक अणे मार्ग से 7 सर्कुलर आवास पहुंचा दिए गए। आपको बता दें कि एक अणे मार्ग को 2006 में मुख्यमंत्री का सरकारी आवास घोषित किया गया था। नीतीश कुमार ने ही सीएम का सरकारी आवास इसे बनाया था। करीब 20 साल से बिहार में सत्ता का ये केंद्र रहा है। बदलते बिहार के बड़े बड़े फैसले यहीं से लिए गए। कुछ समय के लिए पहले भी एक अणे मार्ग को नीतीश कुमार ने छोड़ा था। अब पूरी तरह से एक अणे मार्ग से रिश्ता टूट रहा है। नीतीश कुमार पिछले 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। 20 साल तक बिहार की सत्ता संभालने के बाद राज्यसभा सांसद के तौर पर निर्वाचित होने के बाद पिछले महीने 14 अप्रैल को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद अब वे सीएम आवास की जगह 7 सर्कुलर रोड अपने पसंदीदा बंगले में शिफ्ट होने जा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक अणे मार्ग छोड़ने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार के नए घर का ठिकाना जो है वो भी जारी हो गया है। हम आपको बताते हैं अब नीतीश कुमार का नया पता क्या रहने वाला है। तो एक अणे मार्ग से 7 सर्कुलर रोड नीतीश कुमार का अब नया पता होगा। अब आप समझिए आखिर क्यों बदल गया नीतीश कुमार के घर का पता। तो नीतीश कुमार अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक अणे मार्ग जो है वो मुख्यमंत्री के सरकारी आवास का पता है, यानी कि जो मुख्यमंत्री बिहार का होगा उसके लिए ये आवास है। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद 7 सर्कुलर रोड आवास में शिफ्ट होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने करीब 20 साल बाद सीएम आवास छोड़ा है, क्योंकि लगातार 20 साल से बिहार में सत्ता की कमान नीतीश कुमार संभाल रहे थे। एक अणे मार्ग से नीतीश कुमार के जुड़ाव को अब आप समझिए। तो करीब 20 साल से बिहार में सत्ता का केंद्र रहा है एक अणे मार्ग, और बदलते बिहार के जो भी बड़े बड़े फैसले आपने देखे हैं वो इसी आवास में लिए गए। कुछ समय के लिए पहले भी एक अणे मार्ग नीतीश कुमार ने छोड़ा था, लेकिन अब पूरी तरह से एक अणे मार्ग से उनका रिश्ता टूट रहा है और अब नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड में रहने वाले हैं। ये उनका नया ठिकाना होगा। 16 मार्च को नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य बने। 30 मार्च को विधान परिषद से उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य की उन्होंने शपथ ली और फिर 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो इस तौर पर उन्होंने सीएम बंगला जो है, सीएम आवास खाली कर दिया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। ठगों की हिम्मत अब इतनी बढ़ चुकी है कि अब सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि अधिकारियों को भी ठगने की कोशिश कर रहे हैं। आरा में फर्जी ईडी निदेशक बनकर डीएम को फोन करने का मामला सामने आया है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर समझाएंगे। भोजपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां खुद को ईडी का डायरेक्टर बताकर डीएम तनय सुल्तानिया को फोन करने वाले एक शातिर जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान पटना के बुद्धा कॉलोनी के रहने वाले अभिषेक भोपलका उर्फ अभिषेक अग्रवाल के तौर पर हुई है। अभिषेक से करीब 2.61 लाख रुपए कैश और मोबाइल बरामद हुआ है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अभिषेक पर बीएनएस की 5 और आईटी एक्ट की 2 धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इसमें जबरन वसूली की धारा भी है, जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। फर्जी ईडी निदेशक बनकर डीएम को फोन करना एक जालसाज को महंगा पड़ गया, जब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त जालसाज को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि फर्जी ईडी के निदेशक बनकर भोजपुर के जिला पदाधिकारी को फोन करने वाले अभिषेक अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पहले भी उसको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर तत्कालीन डीजीपी को फोन किया था, जिसके मामले में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं घटना 27 अप्रैल 2026 की है, जब डीएम के सरकारी मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने
खुद को दिल्ली से ईडी का डायरेक्टर बताया। इसके बाद वो डीएम पर डिपार्टमेंटल काम को लेकर दबाव बनाने लगा। शक होने पर डीएम ऑफिस के स्टाफ रोहित कुमार ने 28 अप्रैल को नवादा थाने में केस दर्ज कराया। केस दर्ज होते ही एसटीएफ और पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। अभिषेक लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। इसी बीच उसकी लोकेशन पटना में कोतवाली इलाके में मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। जांच में यह भी सामने आया कि वह पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। अभिषेक अग्रवाल ने 2022 में तत्कालीन डीजीपी एसके सिंघल को झांसा दिया था। फोन करके खुद को पटना हाई कोर्ट का तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय करोल बताया था। उसने तत्कालीन गया एसपी आदित्य कुमार के फेवर में प्रशासनिक फैसले लेने के लिए सिंघल पर दबाव बनाया था। इस मामले में उसे 3 साल पहले पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। अभिषेक कई आईएएस और आईपीएस अफसरों का करीबी रहा है। 4 साल पहले कई बड़े अफसर के साथ उसकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी। वह बेहद शातिर है। फर्जी सिम का इस्तेमाल कर वह जांच एजेंसियों का बड़ा अफसर बनता है। तो देखिए, ठगों की हिम्मत बढ़ती चली जा रही है और अब वो अधिकारियों को भी अपने निशाने पर ले रहे हैं। ये क्या पूरा मामला है वो हम आपको अब एक एक करके समझाते हैं। तो ठगों की बढ़ती हिम्मत को अब आप समझिए। आरा में फर्जी ईडी निदेशक बनकर डीएम को ठगों ने फोन किया। आरोपी का नाम अभिषेक बताया जा रहा है। आरोपी अभिषेक भोपल का पटना से गिरफ्तार किया गया है। ईओयू ने आरोपी अभिषेक को पकड़ा। आरोपी के पास से 2 लाख रुपए और 61,000 कैश बरामद किए गए हैं। मोबाइल भी मिला है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में फिलहाल भेज दिया गया है। अब आपको आरोपी ठग की करतूतों को बताते हैं। इसका पूरा नाम अभिषेक भोपल का उर्फ अभिषेक अग्रवाल है। ये पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। 27 अप्रैल 2026 को भोजपुर डीएम को इसने कॉल किया था और खुद को ईडी निदेशक बताकर अनावश्यक दबाव बना रहा था। संदेह होने पर मामला पुलिस तक पहुंचा। फिर तकनीकी जांच शुरू हुई और तकनीकी जांच के जरिए आरोपी की पहचान हो गई। फिर पटना में छापेमारी हुई, तब जाकर इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। और आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी ये फर्जीवाड़ा कर चुका है। साल 2022 में खुद को इसने हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बताकर डीजीपी को फोन किया था। उस मामले में भी वो जेल जा चुका है। गिरफ्तारी के दौरान कई खुलासे भी हुए थे। बताया जा रहा था कई आईपीएस अधिकारियों के साथ उसकी तस्वीरें भी थी। करीब 2 दर्जन अधिकारियों से संपर्क की बात भी सामने आई थी। अब पुलिस उसके इस फर्जी नेटवर्क की जांच कर रही है, क्योंकि इस ठग की हिम्मत देखिए, लगातार ये ऐसे फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रहा है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। धनबाद के केंदुआडीह की धरती इंसानों के लिए खतरा बन गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंदुआडीह में फिर से भूधसान होने से हड़कंप मच गया। अचानक धनबाद बोकारो सड़क पर गोफ बन गया है और इस गोफ में बारिश का पानी तेजी से समा रहा है, जिससे भूमिगत आग धधकने लगी, जहरीली गैस निकलने लगी और जो गोफ का दायरा है वो बढ़ने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। यानी कि हर तरफ डर का माहौल है। बीसीसीएल के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। फिर भूधसान, कब होगा समाधान? बार बार भूधसान, आफत में जान। केंदुआडीह में फिर तबाही का मंजर। बड़ा सवाल, कब तक जाती रहेगी जान? तबाही की ये 3 तस्वीरें। तारीख भले ही अलग हो लेकिन मंजर एक है। एक जख्म भरता नहीं तब तक दूसरा जख्म मिल जाता है। जो एक कभी न भरने वाला नासूर बना जा रहा है। कोयलांचल में जारी भारी बारिश ने एक बार फिर तबाही के संकेत दे दिए हैं। नए भूधसान ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है, जिससे राहगीरों और स्थानीय दुकानदारों की कमर टूट गई है। सड़क के अस्तित्व पर आए इस संकट ने धनबाद और बोकारो के बीच के संपर्क को पूरी तरह जोखिम में डाल दिया है। जी हां, ये तस्वीरें केंदुआ थाना क्षेत्र की हैं, जहां धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर पहले से बने गोफ के पास एक नया गोफ बन गया है।
भूधसान की आपने तस्वीरें देखी और इस भूधसान ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा रखा है। फिर भूधसान से बढ़ी मुसीबत को हम आपको समझाते हैं कैसे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर केंदुआ में भूधसान हुआ है। भारी बारिश के कारण भूधसान होने से सड़क पूरी तरह बंद हो गई है और लगातार 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश ने परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। सड़क पर पहले बने गोफ के ठीक बगल में भी एक बड़ा गड्ढा बन गया है। गोफ में बारिश का पानी तेजी से समा रहा है। इससे जो भूमिगत आग है वो धधक रही है, जिसका खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने मुख्य मार्ग को दोनों ओर से बैरिकेडिंग कर सड़क पूरी तरह बंद कर दिया है। अब आपको समझाते हैं आखिर ये भूधसान क्यों होता है। तो जमीन के नीचे के हिस्से के कमजोर होने से भूधसान होता है। भूमिगत खदानों में आग लगने, अत्यधिक दोहन के चलते जमीन धंसती है। केंदुआ का ये इलाका लंबे समय से डेथ जोन बना हुआ है। 15 अप्रैल को इसी जगह पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया था और पिछले साल 31 नवंबर को भूमिगत खदान में विस्फोट से 3 लोगों की जान चली गई थी। जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रिसाव से हादसा हुआ था। बीसीसीएल प्रबंधन ने स्थिति को पहले से अनियंत्रित बता चुका है। प्रभावित क्षेत्र के आसपास हादसे की आशंका पहले ही जताई जा चुकी है और ऐसे में अब लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इसी के साथ